प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला जो द्वितीय प्रश्न पत्र है द्वितीय वर्ष कला का, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, ये जो कला यात्रा हमारी भारतीय कला की और मूर्ति कला की, चित्रकला की चल रही है, इसके अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यान में अजंता की गुफाओं के प्रमुख चित्रों के बारे में हमने पढ़ा, प्रमुख चित्रों के कथानकों के बारे में समझा, जातक कथाओं, बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं के बारे में पढ़ा। इसी कड़ी में हम एक आगे की कड़ी को हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बाघ की गुफाएं। जैसा कि हमने अजंता की गुफाओं के चित्रों का अध्ययन किया, उसी प्रकार से हम बाघ की गुफाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे इस ई लेक्चर के माध्यम से। बुद्ध जो चित्रकार रहे हैं वो भारतीय कला के सिरमौर रहे हैं। भारतीय कला में कला के विश्व पटल पर लाने में बौद्ध कलाकारों का, चित्रकारों का बहुत योगदान रहा है। और ये जो चित्रकार थे, इन चित्रकारों के हाथों ने जंगलों की गहराइयों को सहेजा और कठोर चट्टानों को काटा और फिर बड़े बड़े विशाल चैत्य और विहार बनाए और रंग बिरंगी गुफाओं को और दीवारों का इन्होंने सृजन किया। और ये जो इस प्रकार का जो ये क्रम रहा, ये वर्षों तक चलता रहा और उसी का परिणाम हमें ये बाघ गुफाएं देखने को मिली है। और बाघ गुफाओं का जो अद्भुत सौंदर्य है, जिसमें कल्पना, लोक तथा कोमल भावों द्वारा चित्रित बोलती हुई आकृतियां आदि मिलकर एक नए कला संसार का निर्माण करती है। यह गुफाएं नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघ के निकट ग्वालियर शहर से लगती हुई विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ एक बागेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। इन गुफा चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड को है, जिन्होंने सन 1818 ईस्वी में इन गुफाओं का विवरण मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका में छपवाया था। इसके पश्चात सन 1907 और 8 में कर्नल C.E. ल्यूबर्ड ने इन गुफाओं के बारे में मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में इसके लेख छापे। और सन 1910 में असित कुमार हलदार ने एवं 1925 में मुकुल चंद्र डे ने भी इन गुफाओं के चित्रों के बारे में लिखा। और चूँकि ये गुफाएं उस वक्त तक बौद्ध धर्म का बोलबाला था, तो ये गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। और ये गुफाएं भी बौद्ध भिक्षुओं के आवास, बुद्ध उपदेशों आदि धार्मिक कार्यों के लिए निर्मित की गई थी। और बाघ की गुफाएं गुप्त काल के श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। और बाघ की गुफाओं के निर्माण काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं, किंतु गुफाओं के वास्तु, मूर्ति एवं चित्र शिल्पों के आधार पर इन्हें 6वीं-7वीं शताब्दी का माना गया है। बाघ में कुल 9 गुफाएं थी जो सभी विहार थी, किंतु अधिकांश गुफाएं नष्ट हो चुकी है। और चौथी और 5वीं गुफा जो है, उनको मिलाते हुए एक 200 फीट का बरामदा था, जिसकी छत लगभग अनुमानतः 20 खंभों पर टिकी हुई थी। और ये बाघ की गुफाएं अलग अलग नामों से, जो 9 बाघ की गुफाएं हैं, ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। जिसमें पहली गुफा जो है वो गुफा का नाम गुह गुफा, दूसरी गुफा का नाम गुसाई या पंच पांडु गुफा, तीसरी गुफा का नाम हाथी गुफा,
चौथी को रंगमहल और पांचवी को पाठशाला के रूप में के नाम से जाना जाता है। और छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं गुफा के मार्ग अब बंद कर रखे हैं। इन गुफाओं की प्रतिलिपियां आज भी हम ग्वालियर के महल की गुर्जरी दीर्घा में देख सकते हैं। इसमें बाघ गुफाओं के चित्रों के बारे में बात करेंगे हम। तो ये बाघ गुफाओं में 7 गुफाओं के चित्र तो लगभग नष्ट से हो गए हैं। केवल 5 और 4 नंबर की जो गुफा है उसमें कुछ चित्र बचे हैं जो भी लगभग नष्ट होने के कगार पे हैं। पहली गुफा, ग्रह गुफा बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु बनाई गई थी। इस गुफा में कोई चित्र या मूर्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरी गुफा, यह गुफा पूर्ण रूप से चित्रित थी। गुफा की दीवारों पर मानवाकृतियों वाले संयोजन तथा छत पर बेल बूटों के आलेखनों के कुछ संदर्भ हैं, लेकिन ये पर्यटकों के आवक के कारण और साधुओं की आवाजाही के कारण सभी चित्र लगभग नष्ट से हो गए हैं। तीसरी गुफा, इस गुफा का केंद्रीय कक्ष भी किसी समय बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्रों से परिपूर्ण था, किंतु अब केवल आभामंडल ही इस गुफा का देखने को मिलता है। आभामंडल ही दिखे हैं। गुफा में छोटे छोटे कक्षों में खड़ी बुधाकृतियाँ अंडाकार आभामंडल के मध्य स्थित है और द्वार के निकट भूमि का स्पर्श करती हुई अस्पष्ट आकृतियां हैं। चौथी गुफा, तो ये महत्वपूर्ण गुफा के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि चौथी गुफा पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण लगता है कि यह एक चैत्य गुफा है। इस गुफा में एक चित्र में दुखपूर्ण मुद्रा में एक उच्च वर्गीय नारी का चित्र है, जिसे कुछ लेखकों ने बुद्ध के विरह में यशोधरा को माना है। पास ही करुणा मुद्रा में उसकी सखी खड़ी है। नारी का एक हाथ मुख पर तथा दूसरा विशेष मुद्रा में है। दूसरे चित्र में 4 भद्र पुरुष सुखासन मुद्रा में नीली तथा पीली गद्दियों पर किसी गंभीर बात पर मंत्रणा कर रहे हैं। चारों पुरुषों ने धारीदार अधोवस्त्र पहन रखे हैं और गले तथा हाथों में आभूषण हैं। बाईं ओर 2 व्यक्तियों के सिर पर मुकुट है। तीसरे चित्र के दृश्य में देव पुरुषों का आकाश में विचरण दिखाई देता है, जिसमें 6 व्यक्तियों का समूह लगभग गंधर्व तथा भिक्षु हो सकते हैं जो एक प्रधान आकृति के निकट होकर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। सभी आकृतियों के सिर केश रहित हैं। इसी गुफा के चौथे चित्र में 2 मंडलों में संगीत का कार्यक्रम दिखाया गया है। पहले मंडल में 6 तथा दूसरे मंडल में 7 स्त्रियां एक पुरुष के चारों ओर खड़ी है। स्त्री आकृतियों में से किसी एक के पास ढोलक तो किसी एक के पास मंजीरें, तो कोई आश्चर्यजनक मुद्रा में देख रहा है। इन सभी की मुद्राओं में अपूर्व गति है। वेशभूषा तथा श्रृंगार दर्शनीय है। गुफा संख्या 4 के ही चित्रों की बात कर रहे हैं। तो गुफा संख्या 4 में अंकित दृश्यों में उद्यान की दीवार की दूसरी ओर के क्रम में कम से कम 17 घुड़सवारों का एक दृश्य अंकित है, जो पंक्तिबद्ध कहे जा रहे हैं। यह किसी राजा का दल या जुलूस प्रतीत होता है, क्योंकि किसी चित्र में राजकीय चिन्ह, घोड़ों की गति व सवारों को एक समान पोशाक पहने दर्शाया है। घोड़ों का अंकन बड़ा ही स्वाभाविक है। अश्वों की सीधी खड़ी गर्दनें और अश्वारोहियों की मुख मुद्राओं से ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी विजयोल्लास में, खुशी में अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। एक अन्य चित्र जो अब लगभग नष्ट सा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर इम्पे जिन्होंने इस चित्र को देखा था, उन्होंने मेंशन किया है कि इसमें 4 हाथी और 3 घोड़े अंकित थे। इनकी आकृतियाँ उल्टी दिशा में देख रही है और विश्राम की मुद्रा में लेटी है। महावत हाथियों के मस्तक पर भुजाएं बांधे आराम कर रहे हैं। एक हाथी की सूंड में कपड़ा बंधा है। भाले तथा तलवार लिए 2 पैदल व्यक्ति चित्रित हैं। निकट ही एक आम के पेड़ के नीचे कुछ जलपात्र रखे हैं। वृक्ष की डाली पर एक नीला कपड़ा लटका हुआ है, जिसके नीचे पूजा का चक्र है। निकट ही एक केले के वृक्ष के नीचे पालती लगाए एक भिक्षु
उपदेश दे रहा है और एक शिष्य सुन रहा है। चौथी गुफा के उत्तर की ओर कुछ चित्र और अवशेष हैं जो भी नष्टप्राय हैं। एक दृश्य में दो स्त्री आकृतियां शोकाकुल प्रतीत होती है। अन्य चित्रावशेषों में 4 नर्तकियां, एक दौड़ता हुआ बालक अंकित था। इसके दाईं ओर ऊपर की पंक्ति में कुछ बोधिसत्व रोगियों का उपचार करते प्रतीत हो रहे हैं, जिसमें एक दुर्बल व्यक्ति जमीन पर बैठा है तो दूसरा लेटा है। इसी गुफा के खंभों की पिछली पंक्ति पर अनेक सुंदर आलेखन धुंधले अंकित हैं। 5वीं गुफा के चित्र। इसमें अनेक चित्र हैं, जिसमें एकमात्र बुद्ध का चित्र स्पष्टतया दिखाई देता है। इसी प्रकार इसके अंदर की 5 भीतरी कोठरियों में भी चित्र हैं। इन चित्रों की आकृतियां, भंगिमाएं, जिसमें कमल, बेल, पुष्पों व पशु पक्षियों तथा फलों का अंकन अजंता शैली के समान प्रतीत होते हैं। बाघ गुफाओं की विशेषताओं में जीवन के विभिन्न पक्षों का इसमें अंकन देखने को मिलता है। इन गुफाओं में भी अजंता की तरह बौद्ध धर्म का ही अंकन हुआ है, किंतु अंकन हुआ है इसके साथ साथ नृत्यवादन, अश्वारोहण, गजारोहण आदि के अतिरिक्त स्त्रियों की विभिन्न अवस्थाओं, प्रेम प्रसंगों के, विरह का, उल्लास का आदि का भी भरपूर अंकन हुआ है। ऐसा उल्लास एवं आनंद हमें अजंता के चित्रों में कम ही दिखाई देता है। आकृतियों के अंग प्रत्यंगों का अनुपात और मुद्राएं, संयोजन सभी बाघ गुफाओं में अपरिपक्व शैली के परिचायक हैं। प्रकृति का अंकन। बाघ की गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं में प्रकृति का अंकन अद्भुत एवं उल्लेखनीय है। आलेखनों में फूल पत्तियां, पशु पक्षियों सभी को बड़े ही आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है। पुष्प गुच्छों, बल्लारियों, कमल दलों का सुंदर रेखांकन हुआ है। पशु पक्षियों का चित्रण मनुष्य की उल्लासमयी, रहस्यमयी आदि परिस्थितियों को अभिव्यक्त करते हैं। चूंकि हाथी को भारतीय साहित्य एवं कला में माँ बालक का सूचक माना गया है, इस कारण इन बाघ गुफाओं में इनको उचित स्थान मिला है। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम अजंता और बाघ की गुफाओं की चित्रों की तुलना करते हैं कि क्या क्या विशेषताएं दोनों की अलग है या एक समान है। चित्रों को देखने से पता चलता है कि बाघ की गुफा के जो चित्र बनाए हुए हैं वो एक ही समय, एक ही साथ में बनाए गए हैं, जबकि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वो लगभग 800 वर्षों की कला यात्रा का परिणाम है। इनमें 800 वर्षों तक चित्रण कार्य होता रहा। बाघ की गुफाओं की चट्टानें भुरभुरे पत्थर की है, जो बड़ी शीघ्रता से नष्ट हो जाती है। इनकी भित्तियों पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर एक प्रकार के टेम्परा रंगों में चित्रण किया गया था। शेष चित्रण जो है अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिलता है, मिलता जुलता मिलता है। रंगों के लिए हमें इन्होंने नरम पत्थरों को पीसकर मूल रंगों को ही चित्रों में भरा गया होगा, ऐसा माना जाता है विद्वानों द्वारा। बाघ गुफा के बरामदों के चित्र मिलना एक विशेष बात है, जबकि अजंता के बरामदों में हमें चित्र अभी वर्तमान में देखने को नहीं मिलते हैं। बाघ गुफा में जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है, जिसमें राजसी जीवन एवं उल्लासपूर्ण जीवन का अंकन है, जबकि अजंता के गुफा चित्रों का मुख्य आधार केवल और केवल बौद्ध धर्म रहा है। अजंता और बाघ के गुफा चित्रों में नारी के आध्यात्मिक एवं शारीरिक सौंदर्य का बखूबी अंकन हुआ है। अगला है अजंता और बाघ के चित्रों में प्राकृतिक अलंकरण में हमें समानता दिखाई देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों गुफाओं अजंता और बाघ की गुफाएं हमने पढ़ी, तो बाघ गुफाओं पर भी यही चीज़ लागू होती है कि ये कहाँ स्थित है, इसकी खोज किसने की, इसमें कितनी गुफाएं हैं, किन किन गुफाओं में हमें चित्र आज की तारीख में देखने को मिलते हैं, और जो चित्र मिले हैं वो किन किन विषयों को लेकर बने हैं, नारियों की आकृतियों के बारे में इन गुफाओं में क्या चीज़ है, कैसी स्थिति है। और अंत में हमने पढ़ा था कि अजंता के और बाघ की गुफाओं के चित्रों की परस्पर तुलना, जिसमें बाघ की गुफाएं किस प्रकार से अजंता से अलग हैं और अजंता की गुफाओं में किस प्रकार से चित्रण विधान अलग है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी है, जो चित्रों के माध्यम से भी समझी है। और ये जो मेरे PDF के जो नोट्स है वो भी, उनको भी आप अच्छी तरीके से देख लें
और उनको वैसे देखने पर एक बार में समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो निसंदेह आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जिज्ञासा को मैं अच्छे तरीके से शांत कर सकूं और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से, ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करवा सकूं। धन्यवाद।